हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन के राजन सीरीज का ये 12वां क्लास है। और जो पिछला क्लास आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके सामाजिक अध्ययन के सारे क्लास को देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 46 तक पढ़ लिया था। आज प्रश्न संख्या 47 से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 47 है, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर, पृथ्वी पर महाद्वीप, पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा है अंटार्कटिका महाद्वीप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, छठवां यूरोप महाद्वीप और सातवां एशिया महाद्वीप। ये लघुत्तरी में पूछा है तो आप थोड़ा थोड़ा सभी महाद्वीपों के बारे में लिख देंगे। प्रश्न संख्या 48 है, मेगस्थनी द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन को बिंदुवार लिखिए। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। आइए पढ़ते हैं। ये लघुत्तरी प्रश्न है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं होती है, आप केवल सुनते जाइए और ध्यान से देखते जाइए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो पढ़ते हैं इसको। मेगस्थनी ईसा पूर्व 299 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सिलिकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मेगस्थनी नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। जो कुछ भारत में देखा उसने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया। जो मेगस्थनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पूछता है तो इंडिका हो जाएगा। ये पूछता है सीटेट और यूपी टेट सुपर टेट में। इसके आगे है, वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। यह नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा है। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। इसमें आगे है, सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन दिया जाता था। सेना के काम और प्रबंध में राजा स्वयं दिलचस्पी लेता था। रण क्षेत्रों में वे शिविरों में रहते थे और सेवा और सहायता के लिए राज्य से उन्हें नौकर भी दिए जाते थे। पाटलिपुत्र को वह स्नानागार चतुर्भुज नगर कहता है। इस नगर में चारों ओर लकड़ी की प्राचीर है जिसके भीतर तीर छोड़ने के स्थान बने हैं। वह कहता है कि इस राज प्रसाद की, वह कहता का मतलब मेगस्थनीज कहता है, उसकी पुस्तक में वो लिखता है, इसके बारे में वर्णन है। राजप्रसाद की सुंदरता के सामने ईरानी राजप्रसाद तुस्का और इकब तना फीके लगते हैं। उद्यान में देसी तथा विदेशी दोनों प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं। राजा का जीवन बड़ा ही ऐश्वर्यमय है। उसके आगे है, मेगस्थनीज ने समुद्र चंद्रगुप्त के राजप्रसाद का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। सम्राट का भवन पाटलिपुत्र के मध्य में स्थित था। भवन चारों ओर सुंदर एवं रमणीक उपवनों तथा उद्यानों से घिरा था। प्रसाद के इन उद्यानों में लगाने के लिए दूर दूर से वृक्ष मंगाए जाते थे। भवन में मोर पाले जाते थे। भवन के सरोवर में बड़ी बड़ी मछलियां पाली जाती थी। सम्राट प्रायः अपने भवन में ही रहता था और युद्ध न्याय तथा आकेट के मध्य ही बाहर निकलता था। दरबार में अच्छी सजावट होती थी और सोने चांदी के बर्तनों से आंखों में चकाचौंध पैदा हो जाती थी। राजा राजप्रसाद से सोने की पालकी या हाथी पर बाहर निकलता था। सम्राट की वर्षगांठ बड़े समारोह के साथ मनाई जाती थी। राज्य में शांति और अच्छी व्यवस्था रहती थी। अपराध कम होते थे। प्रायः लोगों के घरों में ताले नहीं बंद होते थे। मतलब उस समय के लोग चोरी वोरी नहीं करते थे और ईमानदारी से रहते थे, शांति से रहते थे, इसलिए ताले नहीं लगाए जाते थे, कहने का मतलब है। प्रश्न संख्या 49 है,
बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। और अथवा बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। इसमें दिया है गौतम बुद्ध पर सांसारिक दुखों तथा कष्टों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह अनुभव किया कि संपूर्ण संसार दुखमय है। इन सब दुखों का कारण तृष्णा है। तृष्णा के कारण मानव जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। महात्मा बुद्ध ने लोगों के सामने दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का जो मार्ग रखा वह सरल, सुगम और व्यवहारिक था। सदाचार महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा शिक्षा का प्रमुख आधार था। महात्मा गांधी ने 4 आर्य सत्य बताए थे। महात्मा बुद्ध ने बताए थे जिन पर उन्होंने विशेष बल दिया। समस्त शिक्षाओं का सन्निवेश उनके 4 आर्य सत्यों में था जो इस प्रकार है। अब जो 4 आर्य बताए थे क्या क्या है? पहला है दुख ही जीवन का सत्य है। उन्होंने बताया था कि दुख जो है जीवन का सत्य है, सबसे बड़ा सत्य दुख है। अपने ज्ञान तथा अनुभव द्वारा महात्मा बुद्ध ने यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में यह संसार दुखमय है। उनके अनुसार इस संसार में दुख ही दुख है। मनुष्य को विभिन्न कारणों से दुख उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था भी दुखमय है, रोग भी दुख है, प्रिय वस्तु का वियोग भी दुख है और अप्रिय वस्तु के साथ संयोग भी दुख है। यह उनका पहला आर्य सत्य है। ये पहला आर्य सत्य है, दुख ही जीवन का सत्य है। और इसमें दूसरा है दुख समुदय, अर्थात दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है। इसमें उन्होंने बताया था, क्या बताया था? महात्मा बुद्ध ने कहा कि हृदय की तृष्णा उसके दुख का कारण है, जिसका अंत कभी नहीं होता। वह तृष्णा लगातार बढ़ती चली जाती है। इसी के द्वारा मानव के विभिन्न प्रकार के दोष और विकार पैदा होते हैं, जो उनके मन को किसी स्थिति में स्थिर और शांत नहीं रहने देते हैं। तीसरा जो आर्य था महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया, वो था दुख निरोध, अर्थात दुख का नाश संभव है। महात्मा बुद्ध ने यह भी बताया कि दुख के कारण तृष्णा का नाश हो जाने पर मानव ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें जन्म मरण, अतृप्त कामना, संयोग वियोग आदि द्वारा उत्पन्न दुख उसे पीड़ित नहीं कर सकते। ऐसी दुख रहित स्थिति का नाम निर्वाण है। यह तीसरा आर्य सत्य है। ये तीसरा आर्य था। और एक और आर्य उन्होंने बताया था, 4 आर्य बताए थे, जिसमें से चौथा है दुख निरोध मार्ग। निर्वाण प्राप्त करने हेतु महात्मा बुद्ध ने जिस मार्ग को लोगों के समक्ष रखा उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक का अभिप्राय 8 अच्छी बातें। अष्टांगिक मार्ग के निम्नलिखित 8 अंग बताए गए हैं। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यायाम और सातवां सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे महात्मा बुद्ध ने। अब प्रश्न संख्या अगला है 50। प्रश्न संख्या 50 है हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। ये प्रश्न 2022 में देखिए रिपीट हो गया। पहला प्रश्न तो यही था, इससे यहाँ रिपीट हुआ है। देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। पृथ्वी पर महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और छठवां है यूरोप महाद्वीप, सातवां एशिया महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हैं। प्रश्न संख्या 51 है दिन और रात के होने का कारण बताइए। उत्तर पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो भाग सूर्य की विपरीत दिशा में होता है वहाँ अंधेरा या रात होती है। चूँकि पृथ्वी एक परिक्रमा लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, इतना ही समय दिन रात के एक चक्र को पूरा करने में लगता है। प्रश्न संख्या 52 है धूमकेतु क्या है, संक्षेप में बताइए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले
धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ के लगभग 6 से 200 वर्ष के में पूरी करते हैं। कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है और वे मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। कुछ प्रसिद्ध धूमकेतु जैसे हैली धूमकेतु, धूमकेतु शुमेकर, लेविनाइन, हेलीबाफ धूमकेतु, ये सारे कुछ धूमकेतुओं के नाम हैं। प्रश्न संख्या 53 है, पूरा पाषाणकालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर है पूरा पाषाणकालीन चित्रकला। इसमें दिया है पूरा पाषाण युग में मानव ने अपने मनोरंजन तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के भावपूर्ण चित्र बनाए और उनमें लाल, पीले, नीले एवं भूरे रंग का प्रयोग किया। अल्तमीर, स्पेन व लास्को, फ्रांस की गुफाओं में निर्मित सुअरों एवं 12 सिंगों आदि पशुओं के चित्र पूरा पाषाणकालीन कला में के सुंदर नमूने हैं जो आज भी दर्शनीय हैं। इस काल में मानव अपने औजारों तथा हथियारों पर खुदाई करके उन पर भी पशुओं के चित्र बनाया करता था। पूरा पाषाण, इसमें आगे दिया है पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे अथवा झीलों के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में सरलता होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल एवं फल भी उसके भोजन में शामिल थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वह निरंतर घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसने आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना शुरू कर दिया। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव के हड्डी के औजार भी बनाना शुरू किया। यह औजार उसके बुद्धि विकास को व्यक्त करते हैं। इसी में आगे दिया है, इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करता था, जिसे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार मानवों में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। आदि मानव के पास न ही जंगल के जानवरों जैसे पैने नाखून थे और न ही नुकीले दांत, न जबड़े और न ही सींग थे। उसकी बड़ी समस्या अपने से अधिक ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने तथा उनका शिकार करने की थी। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उस युग में पत्थर सरलता से प्राप्त हो जाता था। इसी में आगे दिया है, इस युग में पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, वे बेडौल तथा भौड़ी आकृति वाले थे। औजार बनाने हेतु वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने पर चिनकारी निकलती थी। निकलने वाली चिनगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि मानी जाती थी। प्रश्न संख्या 54 है, वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय है जब एक वस्तु अथवा सेवा के बदले कोई दूसरी वस्तु या सेवा दी जाती है तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। अतः इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि जब दो पक्ष आपस में स्वेच्छा तथा पारस्परिक सहयोग के आधार पर अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो इस अवस्था को वस्तु विनिमय कहा जाता है। जेवंस के अनुसार तुलनात्मक रूप से कम आवश्यक वस्तु देकर तुलनात्मक रूप से अधिक आवश्यक वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता है।
वस्तु विनिमय वे है कि पहले किसी के घर चावल ज़्यादा था, किसी के घर गेहूँ हुआ करता था, तो वो चावल दे के गेहूँ ले लेता था, जिससे चावल वाले को गेहूँ मिल जाता था और गेहूँ वाले को चावल मिल जाता था। इस तरह से इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के पत्थर के औजारों की विशेषताएं बताइए। अथवा पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के औजार में क्या अंतर थे, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है, जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में अंतर बताना है औजारों के। उत्तर है विभिन्न कालों के पत्थर के औजारों की विशेषताएं। पहला है पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव ने पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप इनकी आहार पद्धति में थोड़ा परिवर्तन आया। इससे पूर्व मानव पेड़ों के फल कंद तथा मेवे आदि खाकर अपनी भूख मिटाता था। इस काल में मानव को औजारों का निर्माण कर उसका प्रयोग शिकार के लिए किया। उसने मांसाहारी भोजन की शुरुआत की। उसने छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया था। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव ने अपने शिकार करने के औजार अधिक उन्नति तथा परिष्कृत बना लिए थे। इस समय पत्थर के कुल्हाड़ी, हड्डी, धातु अथवा लकड़ी के भी औजारों का निर्माण शुरू हो गया था। इससे विभिन्न प्रकार के स्क्रैपर, पुटिन तथा बेधक आदि औजार प्रमुख थे। इनका निर्माण ब्लेड पर किया गया था। नौवां है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में एक तरफ पत्थर के अच्छे औजार निर्मित होने लगे थे, दूसरी ओर मानव ने धातुओं की खोज की और धातुओं के औजार बनाना शुरू कर दिया। धातुओं में सोने, तांबा, रांगा और जस्ते की खोज हुई। जस्ता तथा तांबा में मिलाकर पीतल बनाया गया। यही इस काल की महान उपलब्धि थी। यानी ये पूछता है जस्ता तथा तांबा मिलके क्या बनता है, या पीतल किससे किससे मिलके बना होता है, तो जस्ता और तांबा से। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी नव पाषाण काल की। प्रश्न संख्या 56 है, नासा क्या है, वर्णन कीजिए। उत्तर है नासा को अंग्रेजी में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। इसे संक्षिप्त में NASA नासा के नाम से भी जानते हैं। नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1958 में इसके पूर्वाधिकारी संस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स NCA के स्थान पर किया गया। 29 जुलाई 1958 को राष्ट्रपति आइजन हावर द्वारा नासा की स्थापना की गई। 1 अक्टूबर 1958 को इसका परिचालन प्रारंभ किया गया। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक सरकारी शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स एवं एरोस्पेस संशोधन के लिए उत्तरदायी है। इसी में आगे दिया है, फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना रहा है। 14 सितंबर 2011 में नासा ने यह घोषणा की थी कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन का चुनाव किया है, जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एवं अधिक दूर तक सफल करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम स्थापित होंगे। 1946 में एरोनॉटिक्स हेतु राष्ट्रीय सलाहकार समिति नासा NASA ने 1950 के दशक में सुपरसोनिक बेल X-1 का रॉकेट विमानों के साथ प्रयोग किया था एवं अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिक वर्ष के लिए एक कृत्रिम उपग्रह को 1957 में लॉन्च करने की चुनौती दी थी। इसके लिए एक प्रयास अमेरिकन परियोजना मोहरा था। 4 अक्टूबर 1957 पर दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के सोवियत
प्रक्षेपण के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान अपनी ही नवेली अंतरिक्ष प्रयत्नों की ओर कर दिया गया। स्पुतनिक एक संकट के रूप में जानी जाती है, इसलिए अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नेतृत्व करने हेतु कथित धमकी से परेशान होकर तत्काल और शीघ्रता से कार्रवाई करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर और उनके सलाहकारों ने जानबूझकर उपायों की सलाह दी। नासा पर आधारित एक नवीन संघीय एजेंसी ने अंतरिक्ष में समस्त गैर सैन्य गतिविधियों का संचालन करने की आवश्यकता समझी एवं इसके तहत एक समझौते के लिए नेतृत्व किया। फरवरी 1958 में सैन्य आवेदन के लिए एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ARPA को बनाया गया था। प्रश्न संख्या 57 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूरब या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। पृथ्वी के ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा को 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो 180 × 4 बराबर 720 मिनट या 12 घंटे का समय बढ़ जाता है तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या एक दिन के समय का अंतर आ जाता है। इसलिए पूर्व अथवा पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर एक दिन घट या बढ़ जाएगा। इसी में आगे दिया है, इस अवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। इस रेखा को पार करते समय एक दिन बढ़ाकर अथवा घटाकर तिथि परिवर्तन किया जाता है। प्रश्न संख्या 58 है, गोलार्ध क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गोलार्ध हेमिस्फीयर। गोलार्ध तथा ध्रुव का संबंध ग्लोब से होता है। पूरे विश्व के 2 भागों में बांटकर इन्हें दक्षिणी व उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यह भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने वाला अंतिम भाग होता है। इसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है। भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाने वाली रेखा को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है व दक्षिणी तरफ जाने वाली रेखा को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय व शीतोष्णकटिबंधीयता का क्षेत्र पाया जाता है व दक्षिणी गोलार्ध में भी उष्ण व शीतोष्णकटिबंधीयता का क्षेत्र पाया जाता है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में विभक्त किया गया है। इन भागों को कटिबंध कहा जाता है। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है और बचा क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे BTC यानी DLED के सभी सेमेस्टर के क्लास चलेंगे। 3rd सेमेस्टर का पूरा हो चुका है, अभी 1st का चल रहा है और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर है उसका भी क्लास उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।